नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की स्थिति की। मुस्लिम कंट्रियों में अक्सर ये बात भारत में प्रचारित की जाती है कि मुस्लिम कंट्री भारत से खुश नहीं है, भारत में असहिष्णुता बह रही है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। और मैं कहता हूँ भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तान में तो सुरक्षित है। और पाकिस्तान में बंटवारे के समय जाने का तय भी हुआ था और पाकिस्तान में सुरक्षा के लिए जाया भी जा सकता है। पाकिस्तान से अगर हिंदू भारत में आ सकता है तो जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ, रह रहे हो देश में हमारे, कोई समस्या किसी को नहीं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या वाकई में मुस्लिम कंट्री भारत से नाखुश हैं। अब मोदी जी तो मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, मोस्टली कंट्रियों में मिल रहा है। बहुत सारे कंट्रियों में यूएई सहित बहुत सारे कंट्रियों में मंदिर भी बन रहे हैं, उन मंदिरों के शिलान्यास भी हो रहे हैं और राम कथाएँ भी हो रही हैं। यहाँ तक कि अगर हम कहें तो सऊदी अरबिया ने तो अपने यहाँ एक मिशन में भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय दर्शन को डाला हुआ है कि भारतीय दर्शन को पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद भी ऐसा कहते हैं, उस समय कहते थे ठंडी हवाएं भारत से आएंगी, यानी कि भारत की एजुकेशन जब वहाँ पहुँचेगी तभी वहाँ शांति महसूस होगी। भारत की जब दर्शन एजुकेशन का मतलब उस समय का भारत का दर्शन था। भारत का जब दर्शन, षट दर्शनों की बात करें या फिर हम दूसरे बौद्ध, जैन, चंबार्क इन दर्शनों की बात करें तो पहुँचेंगे तो अच्छा रहेगा। और वहाँ लोगों को सहिष्णुता सीखनी पड़ेगी, उनको विश्व के साथ चलना है, वसुधैव कुटुंबकम कैसे है वो चलना पड़ेगा। खैर, लेकिन एक चीज़ भारत के साथ है वो ये है कि संसार की तीन बड़ी शक्तियाँ जो भारत का जिससे चैलेंज है। पहली ईसाइयत, जिन्होंने भारत पर 250 वर्ष तक कब्जा करके रखा। दूसरा बड़ा चैलेंज इस्लाम है, जिसने लगभग 500 वर्षों तक कब्जा करके रखा। और तीसरा चैलेंज बगल में कम्युनिज्म है, जो लगातार भारत की तरफ अपनी विस्तारवादी नीति लेकर बैठा हुआ है। अब ये भारत को तोड़ने के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग जिनका उद्देश्य है धन कमाना, यूएस का धन कमाना उद्देश्य है, तो वो ईसाइयत को पीछे रखते हैं और इकोनॉमी को पहले रखते हैं। धन कमाना उनका पहला उद्देश्य है, इसलिए वो पेटेंट अपने पास रखते हैं, भारत की चीज़ों का नई पैकेजिंग करते हैं, भारत के इतिहासों को नए तरह से लिखते हैं, भारत में एनजीओज़ को फंडिंग करते हैं, भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए फंडामेंटल राइट्स का गेम खेलते हैं, ह्यूमन राइट का गेम खेलते हैं और तमाम एनजीओज़ को फंडिंग करके भारत के परिवारों को तोड़ना, भारत के लोगों को विकृत करना, भारत की परंपरा को समाप्त करना, भारत में भारत का जो मौलिक दर्शन है उस दर्शन में कन्फ्लिक्ट पैदा करना, ऐसा सिद्ध करना कि बुद्ध, जैन और इधर जो वेदों को मानने वाले हैं ये आपस में विरोधी हैं, ये अलग अलग धर्म हैं, वो धर्म अलग अलग हैं, वो भारतीय दर्शन है। जबकि हकीकत है ये सब सारे के सारे भारतीय दर्शन हैं, शाखाएं अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, उनकी पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक है कि भारत में शांति बहाल रहे। ये सब भारत में चलता है। इसलिए इन सभी चैलेंजों को, चाहे वो ईसाइयत का चैलेंज हो कन्वर्जन का, चाहे वो इस्लाम का क्रूरतावादी चैलेंज हो, और या फिर अमेरिका का इकोनॉमिक चैलेंज हो, और या कम्युनिस्टों का चैलेंज हो, इन सभी चैलेंजों से हमें जूझना पड़ेगा। और भारत किसी समय पर विश्वगुरु होता था तो किस आधार पर होता था? ध्यान रखने की बात है कि भारत पूरे विश्व की 60 से 80% तक इकोनॉमी किस आधार पर गिरता होगा? वो ये था कि भारत केवल और केवल एक्सपोर्टर था। उसकी इकोनॉमी का मॉडल ये था कि गांव एक ग्लोबल विलेज है, उसमें सब कुछ, हर व्यक्ति के लिए सब कुछ मिलेगा, उसका जो प्रोडक्ट बचेगा वो ऊपर प्रांत में और प्रांत से राष्ट्र में, और राष्ट्र के पास जो प्रोडक्ट बचेगा मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा सबके खाने पीने के बाद, सबकी बैलेंसिंग के बाद, वो एक्सपोर्ट होगा। और एक्सपोर्ट में भारत सिर्फ सोना या चांदी लेगा। भारत में सोना चांदी बहुत कम उगता रहा है, मिलता रहा है ज़मीन के अंदर, लेकिन वो सब विश्व का सोना चांदी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में हम लेते रहे, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया हम कहते रहे। ये मॉडल भारत का इकोनॉमिक मॉडल है। इस मॉडल में जाति व्यवस्था, जाति एक संस्कृत का शब्द है और जाति का मतलब होता है कि सिद्धांतों को उपक्रम के रूप में करना, यानी कि डिपार्टमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट।
अब उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होंगे। हालांकि बाद में वो इंसानों की जातियां बन गई जो सिद्धांतों की जातियां थी, और उन जातियों को कैसे लड़ाया जाए इसके लिए पूरी व्यवस्था भारत में की गई। लेकिन हर एक व्यक्ति का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गांव की हर एक आवश्यकता को पूर्ण करना सबकी जिम्मेदारी बनती है, और गांव में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसमें से जो बचेगा या फिर इसमें से कर के रूप में कुछ दिया जाएगा, बाकी गांव की ग्रामड़ी के पास जाएगा जो कि वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था करेगा। ये भारत का मॉडल है। इसलिए भारत में सोना आने के अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का मॉडल विकृत किया। भारत की जाति व्यवस्था को, भारत की जाति व्यवस्था मतलब क्रूर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, और भारत के पूरे आकार को उन्होंने डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने के बाद सबको बेरोजगार किया। क्षत्रियों का काम अब आईएएस ऑफिसरों ने ले लिया, बनियों का काम अब फैक्ट्रियों ने ले लिया, और जो ब्राह्मणों का काम था वो नए मिशनरी के स्कूलों ने ले लिया, मिशनरी के दवाखानों ने ले लिया, और शूद्र तो वैसे ही सहयोगी थे सभी के। इसलिए अब भारत में सब बेरोजगार हुए, और इन बेरोजगारों को रोजगार केवल और केवल सेंट्रल देगा। यानी कि अंग्रेज जितना चाहेगा, ईसाई जितना चाहेगा उतना रोजगार देगा, और इस रोजगार के अतिरिक्त कुछ और नहीं देगा। आपको आधा पेट खाना, और किसी न किसी तरीके से एक जो उन्होंने व्यवसायिक मॉडल बनाकर रखा था, जो उन्होंने लीगल मॉडल बनाकर रखा था, उसमें आप फंसेंगे तो उनका ही वकील होगा, उनका ही न्यायालय होगा, उनका ही कलेक्टर होगा। सब कुछ आपको खर्च करके अपने प्राण बचाने हैं। यानी कि अगर आपने कुछ पैदा किया लगान के बाद भी, तो फिर खर्च उन्हीं पर करना है, और वो लेकर यहाँ से जाएंगे। भारत गरीब गरीब और गरीब होता चला गया। रुपया जो सोने का था, वो रुपया जो चांदी का था, और गिन्नी जो कि सोने की थी, उसका पहले 19वीं सदी के शुरुआत में डिवैल्यूएशन किया गया, और बाद में वो सोने और चांदी के सिक्कों को भी ले जाकर आपके हाथ में रुपया, कागज का रुपया थमा दिया गया, और उस पर लिखा गया मैं धारक को 1 रुपये देने का वचन करता हूँ। यानी कि वो अब आपका सोना और चांदी लेकर वो चले गए। अब हमारे पास कागज का एक वचन पत्र है जो ये कहता है कि तुम 1 रुपये के धनी हो, लेकिन 1 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं, वो फट जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। पहले सोना, वो अगर टूट जाएगा तो भी सोना रहेगा, वो चांदी अगर खराब हो जाएगी तो भी चांदी रहेगी, लेकिन अब रुपया फटा तो काम खत्म, वो वचन खत्म। अब इन परिस्थितियों में मोदी जी जब बैठे, स्वतंत्रता के बाद हमको भारतीय सिस्टम को अडॉप्ट करना था, दुर्भाग्यवश हम नहीं कर पाए। हमने उनके ही सिस्टम को कंटिन्यू रखा, हमने उनकी ही व्यवस्था को कंटिन्यू रखा, और भारत को लूटने का जो रास्ता था वो सारे खुले रखे। केवल गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज बैठ गए जो कि कहते थे मैं बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू हूँ, हकीकत में मैं हिंदू नहीं हूँ। धोखे से हिंदुज़्म में पैदा हो गया। अब वो कितना हिंदू थे या कौन थे, ये भी एक इस समय रिसर्च का विषय है। खैर, अब आज की परिस्थिति में मोदी जी के बैठने के बाद इकोनॉमिक रूप से भारत को जो नकारा जाता था, भारत को जो धिक्कारा जाता था, उन सभी परिस्थितियों में मोदी जी के आने के बाद भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। भारत इस समय विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। संभव है कि अगले 1-2 साल में वो 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भारत एक्सपोर्ट के मामले में बढ़ रहा है। भारत की एक कमी है, और वो ये है कि हमारे पास जो भी इंटरनेशनल करेंसी रहती है वो हम क्रूड ऑयल में खर्च करते हैं। भारत क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और अपनी 85% जो डिमांड है वो बाहर से पूरी करता है, और इसके लिए वो खाड़ी के देशों को पैसा खर्च करता है। जो कुछ भी मेरे पास इंटरनेशनल करेंसी है, सोने के रूप में हो, यहाँ तक कि क्रूड ऑयल खरीदने के लिए नरसिंह राव को, वो चंद्रशेखर को सोना गिरवी भी रखना पड़ा था IMF में। और इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी ऐसा कहते हैं कि यूपीए सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि अटल जी बीच में बैठे थे, जिन्होंने IMF में अपना जो हिस्सा था वो बढ़ा दिया था। सोना गिरवी रखने की बात नहीं थी। अगले 10 वर्ष के लिए सिक्योर हो गए थे कि हमें कोई सोना नहीं रखना पड़ेगा, और पुराना सोना वो छुटा कर भी लाए थे। अटल जी की 6 साल के शासन में वो यही कर पाए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने बहुत काम किया, यहाँ पर काम बहुत किया, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति ऐसी थी। यूपीए की गवर्नमेंट बैठी, वो फिर से सोना रखा है। तो ऐसा कहते हैं कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास चला गया। अब ये अफवाहें भी हो सकती हैं, सत्य भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर IMF में हम फिर कर्जे में आ गए थे। मोदी जी बैठे तो उन्होंने पहले परिस्थिति को नॉर्मल किया, और परिस्थिति को नॉर्मल करने के बाद अब उनको ये बात समझ आ गई कि भारत की गरीबी का जो मुख्य कारण है वो है तेल, फ्यूल।
अब उसके लिए हम इंटरनेशनली डॉलर कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं एक्सपोर्ट करके, और वो सारे डॉलर हम तेल में खर्च कर देते हैं। भारत के लोग साइकिल पे चलने को तैयार नहीं हैं, भारत के लोग गाड़ी ही चलाएंगे, एक व्यक्ति भी गाड़ी लेकर चलेगा, ये भारत का स्वभाव है। क्योंकि गरीब देश है, इसलिए गाड़ी अगर कुछ मिल गई है तो फिर भैया अब वो प्रेस्टीज इशू भी है, गाड़ी पर ही चलेंगे। खैर, आवश्यकताएं भी रहती हैं, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता, वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाता है, वहाँ से ये होता है वो होता है, वो भी रोजगार देता है। खैर, अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि भारत अपने उस डॉलर को, उस करेंसी को, वो सोना जो पहले रख कर आया था, उसको कैसे बचाए। इसका अब यूक्रेन रशिया का जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, उसमें भारत को अवसर मिला, और अवसर ये मिला कि भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए विश्व के सामने, मोदी जी के जो प्रवास हुए, उन्होंने पूरे विश्व के सामने सिद्ध किया कि भारत मतलब क्या। भारत सदैव से विश्वगुरु था, विश्वगुरु के रूप में पूरा विश्व अब भारत की तरफ देखने लगा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। यही कारण है कि यूएई में मंदिर बन रहे हैं और खाड़ी के कंट्रियों में मंदिर बन रहे हैं, और मोदी जी को उनके यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, एक आध कंट्री गड़बड़ भी करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि वो 57-58 देश हैं, उनमें एक दो कंट्री कुछ कभी कभी आंखें दिखा भी सकता है, कतर जैसा कंट्री। लेकिन जनरली कोई भी भारत के कन्फ्लिक्ट में बोलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के मामले में 370 जब हमने ख़त्म किया तो फिर कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं बोला, पाकिस्तान अकेला चिल्लाता रहा। अब उसका साथ देने के लिए या तो टर्की आया था और या फिर मलेशिया आया था। मलेशिया के मातहर मोहम्मद का क्या हश्र हुआ, उसके पीछे मोदी जी का हाथ था, हम सब जान रहे हैं। पाकिस्तान का इस समय क्या हश्र है, ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। 400 रुपये का लगभग, आप सोचिए कि 1 रुपया भारत का 350 रुपये पाकिस्तान के बराबर है। आप सोच सकते हैं, सब वो 3.5 रुपये का पाकिस्तान का है। आप सोच सकते हैं कि अब डॉलर वहाँ पर लगभग 300 रुपये का है, या 400 रुपये का भी हो सकता है। तो वहाँ की स्थिति हम देख रहे हैं। टर्की को भारत ने किस प्रकार से निपटाया वो भी हम सब देख रहे हैं। तो विश्व का अब दूसरा कोई कंट्री नहीं बोला, वो सब ये तो बोले नहीं, और बोले तो भारत के पक्ष में बोले, और एटलीस्ट इतना तो कही गई, ये भारत का अंदरूनी मामला है, वो क्या करते हैं इसमें हम बोल नहीं सकते। हालांकि पाकिस्तान भड़बड़ा कर थक गया, और थकने के बाद पाकिस्तान कुछ न करने की स्थिति में है। आज पाकिस्तान टूट के कगार पर है, लेकिन मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोले, और मुस्लिम कंट्री मोदी जी से अपना रिश्ता बिगाड़ने को तैयार नहीं थे। ब्रिक्स कंट्रियों का अभी सम्मेलन हुआ और फिर से होने वाला है। ब्रिक्स कंट्रियों ने ये तय किया कि हम अपनी करेंसी, डॉलर की बजाय अपनी करेंसी चलाएंगे, युआन चलाएंगे, हम रूबल चलाएंगे, भारत अपना करेंसी चलाएगा। रशिया ने अपना एक पेमेंट बैंक बना लिया। हमने इन कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। इनके अंदर रुपे कार्ड, जो भारत का पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट गेटवे है, उसको अंतर्राष्ट्रीय तरीके से स्थापित कर दिया। ब्रिक्स के अलावा G20 में भी हमने अपनी बात कही, रुपे को भी वहाँ प्रचारित किया। लेकिन G20 जल्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। किंतु आप सोचो, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, भारत, ये कंट्री इस बात के लिए साउथ अफ्रीका सहित स्वीकार कर लिया कि भाई हम अपनी लोकल करेंसी चलाएंगे। रशिया के साथ हमारा क्रूड ऑयल लोकल करेंसी में होने लगा। रशिया ने जब क्रूड ऑयल लोकल करेंसी में दिया तो फिर ये तय हो गया था कि नहीं, अब भारत का रुपया चलने वाला है। मोदी जी का प्रभाव रशिया सहित पूरे विश्व के सभी कंट्रियों ने माना है लगभग। अब अगर आप मोदी जी का प्रभाव मानेंगे तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई रुपया में ट्रांजैक्शन करिए। आप सोचो कि मुस्लिम कंट्रियों में से यूएई ने अभी कुछ समय पहले ही, मतलब 1-2 दिन पहले या अभी की बात है, 25 किलो सोना हमने खरीदा उनसे। हमारे एक व्यापारी ने 25 किलो सोना खरीदा यूएई से, और उस 25 किलो सोने का जो पेमेंट किया गया वो रुपये में किया गया। आप सोचिए कि हमने 25 किलो सोना खरीदा और उसका पेमेंट हमने रुपया में किया। उनके यहाँ पर बैंक भी खुल गए हैं, उनके यहाँ पर जो ब्रांचेस होती हैं वो खुल गई हैं, हमारी भारतीय बैंकों के साथ उनके कोलैबोरेशन हो गए हैं। अब हमने क्रूड ऑयल रशिया से जो खरीदा वो रुपये में खरीदा। तो अगर और कोई कंट्री हमको बेचना चाहता है तो हम भाई डॉलर क्यों देंगे? हमसे अगर रुपया ले रहा है रशिया तो हम रशिया को रुपया देंगे, सीधी सी बात है। तो हम रशिया से ज़्यादा करेंगे। अब भारत क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर वर्ल्ड का है, मतलब हम मान सकते हैं कि और भी कंट्री हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हैं।
तो हम अगर रशियन ऑयल खरीदते रहेंगे तो खाड़ी के कंट्रियों का तो ऐसा बैंड बजी जाना है। यूएई ने हमको 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल दिया, मतलब कच्चा तेल। उस कच्चे तेल का टोटल पेमेंट भारत सरकार ने रुपये में किया है, यानी कि भारतीय करेंसी में किया है। अब ये परिस्थिति तभी आ सकती है, उन्हीं कंट्रियों के साथ हो सकता है जिन कंट्रियों में विश्व अपना भविष्य देख रहा हो, ये एहसास हो रहा हो कि भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है, भारत एक इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है, भारत विश्व की एक महाशक्ति बनने जा रहा है और भारत के लीडर के ऊपर उनको विश्वास है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई कितना भी अच्छा कंट्री हो, लीडर पर विश्वास नहीं होगा तो उस कंट्री के साथ इस तरह के ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मिलियन बैरल का जो पैसा गया होगा रुपये में, उस रुपये का करेगा क्या? अगर भारत की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी तो वो रुपया तो उनका रद्दी हो जाएगा। अगर भारत की करेंसी स्ट्रांग होने की पोजीशन नहीं आएगी तो उनका रुपया तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि उनके पास रुपया भरा पड़ा, वो करेंगे क्या? और कोई भी कंट्री क्या करेगा? इसलिए लीडर अगर उनको विश्वास होता है तो फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, लीडर पर विश्वास नहीं होगा तो फिर भैया वाजपेयी जी के समय पर करेंसी स्ट्रांग होने के बावजूद मनमोहन सिंह की जब सरकार आई तो लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया था भारत पर। और यहाँ तक कि भारत के जो मंत्री परिषद जाती थी अमेरिका में, कपड़े उतार उतार के उनके झाड़े लिए जाते थे। वहीं मोदी जी ने प्रतिष्ठा स्थापित की और अलग एरोप्लेन, अलग जगह पर अपना स्टाफ, अलग एयरपोर्ट पर ओबामा जैसे लोग उनको रिसीव करने लगे। उनको ट्रंप जैसे लोग हाथ मिलाकर गले मिलने लगे। उनको बहुत बड़ी बड़ी सभाएं उनके देशों में करने लगे। यानी कि भारत के नेतृत्व पर विश्व को विश्वास है कि उन्होंने जो भारत का रुपया लिया है वो रुपया उनका वेस्टेज नहीं जाएगा। भारत की इकोनॉमी पर विश्वास होने लगा, भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है ऐसा विश्वास होने लगा, भारत अब विश्व के अग्रणी देशों में से आने वाला है ऐसा विश्वास होने लगा, और भारत की जो लीडरशिप है वो धोखा नहीं देगी और उस लीडरशिप के रहते हुए भारत डिग्रेड नहीं होगा, ऐसा विश्वास करने पर ही इस तरह के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। अदरवाइज कोई भी कंट्री इस तरह के ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा। हवा में बात करेगा, गले मिलेगा, सम्मान देगा, फोटो खिंचाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपनी इकोनॉमी हम सब खुद भी जानते हैं कि हम पैसे को लेकर उसी के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसे को लेकर उस पर ही विश्वास करेंगे जिस पर विश्वास है। बाकी को हाँ करेंगे, बाकी को दोस्ती करते हैं, बाकी को आश्वासन देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में भारत का जो प्रभुत्व बढ़ा है, 1 मिलियन बैरल का ट्रांजैक्शन होने लगा है। सोना हम रुपये में खरीदने लगे हैं, हम जो बाकी चीज़ें खाड़ी के देशों से खरीद सकते हैं वो रुपये में खरीदने लगे हैं। तो ये मोदी जी पर विश्वास है, ये भारत को महाशक्ति स्वीकार करना है और रुपया अब डाउन नहीं जाएगा, भारत अब ऊपर ही चलेगा। ऐसे विश्वास के साथ यूएई जैसे मुस्लिम कंट्री ने हमारे साथ ट्रांजैक्शन किया है। ये भारत में रहने वाले उन सांप्रदायिक लोगों के लिए भी तमाचा है जिनको ये लगता है कि भारत असहिष्णुता की तरफ बढ़ रहा है, जिनको ये लगता है कि भारत में गृहयुद्ध हो सकता है, जिनको ये लगता है कि नहीं एक बार तो लड़ाई होगी। ऐसा यूएई को नहीं लगता, ऐसा सऊदी अरबिया को नहीं लगता, ऐसा मुस्लिम कंट्रियों को नहीं लगता, ऐसा रशिया को नहीं लगता, रशियन फेडरेशन को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनको सबको विश्वास है कि भारत में आज जो नेतृत्व है वो सब कुछ संभालने के लिए सक्षम है। और जो रिपोर्टें जिस प्रकार से जा रही हैं और जिस प्रकार का माहौल है उससे पता लग रहा है कि धूर्त विपक्ष अब खत्म होने की कगार पर है और भारत का नेतृत्व अब सर चढ़ चुका है और भारत अब दूसरी दिशा में चल पड़ा है। ये पूर्ण रूप से विश्वास होने के कारण ही इस प्रकार के ट्रांजैक्शन अब शुरू हो गए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।